सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज न्यूली कपल मैरिड होते हैं तो हमारी सोसाइटी डायलेमा का हम बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम बात करेंगे। दे अज्यूम देमसेल्फ कि बस शादी हुई तो अब कपल को कंसीव करना चाहिए। पहले आप देख तो लें कि एक्चुअल में हम इनफर्टिलिटी कह किसको रहे हैं। सो इनफर्टिलिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें एक कपल न्यूली मैरिड एंड अनएबल टू कंसीव in spite of doing unprotected coitus for 1 year, एटलीस्ट 1 साल ख़ुद को आप टाइम दें, तो हम कह सकते हैं कि जी इनफर्टिलिटी है। लेकिन इनफर्टिलिटी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें ना ही सिर्फ फीमेल पार्टनर बल्कि मेल पार्टनर की तरफ से भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें मेंशन करना ज़रूरी है, हमें उसको नोटिफाई करना ज़रूरी है। और फिर हम कहेंगे कि नाउ दिस इज़ अ क्राइटेरिया कि अब हम इनफर्टिलिटी के वर्कअप को मज़ीद प्रोसीड करें। तो इनफर्टिलिटी की अगर मैं रेशो की बात करती हूँ तो इन आर सोसाइटी every 1 in 8 couple is suffering from infertility nowadays. The ratio is why it's increasing day by day. उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम यकीनन डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से एक कपल को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी अब ये कंसीव कर लेंगे, खुशखबरी आएगी फैमिली में, और ख़ानदान वाले, आपके घर वाले आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। और फिर कहीं ना कहीं ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सामने आते हैं, साइकोलॉजिकल भी, इमोशनल भी। तो इस प्लेटफॉर्म पे आई थिंक उन फैक्टर्स को और उन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो आवाम है उसे पता तो लगे कि एक्चुअल में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आके प्रॉब्लम्स का वजह बन सकती है। देखिए, कपल जब आ रहा होता है सबसे पहले तो ओवरऑल उसकी हिस्ट्री और उसकी इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उस लेवल पे देखा जाता है कि वो किस इमोशनल फैक्टर के साथ आपके पास आ रहा है। क्या उसका बैकग्राउंड में कोई सोशल प्रेशर है जो उसकी फैमिली की तरफ से है या उसके घर वाले दे रहे हैं, या एज अ कपल ज़ाहिर मियाँ बीवी हैं आपके पास आ रहे हैं जी कंसीव करना चाह रहे हैं, तो ये इस चीज़ को एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। फिर बैकग्राउंड नॉलेज में हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर एक कपल आ रहा है तो मेल फैक्टर्स क्या हैं और फीमेल फैक्टर्स क्या हैं, कितना टाइम हो गया शादी को, क्या एज है। एक डायलेमा है, एक मिथ है कि जो फीमेल एज है ना वो बड़ा मैटर करती है। मतलब जैसे जैसे वक्त के साथ एक औरत की एज बढ़ती जाती है, या बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनकी लेट एज में शादी होती है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी जितना लेट इसकी शादी होती जाएगी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट जो है ना वो कम होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर हम इमोशनल फैक्टर्स की बात करें तो बिल्कुल एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है स्ट्रेस का और आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का इनफर्टिलिटी के साथ। और अगर मैं बैकग्राउंड नॉलेज आपको बताऊं और जो मुख्तलिफ रिसर्च हम कर रहे होते हैं अपनी फील्ड में, तो उसमें 40% एसोसिएशन है एंग्जाइटी और डिप्रेशन की विद इनफर्टिलिटी। दिस इज़ अ वेरी बिग रेशियो। मेंटल हेल्थ का जो अंदाज़ा है ना वो उसी वक्त हो जाता है जब कोई कपल आके आपके सामने सीट पे बैठता है और अपनी दास्तान बेचारा कर लेता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एक बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर थोड़ा सा हमें पेशेंट को टाइम देने की ज़रूरत है। हमारे एंड पे ये एक हमारा फ़र्ज़ है, हम उसको सुने तो सही, कि जब तक हम सुनेंगे नहीं मरीज़ की बात को, उसके प्रॉब्लम को, हमें कैसे पता लगेगा कि जी इसका मेंटल स्टेटस क्या है। क्या पता वो इतना इमोशनली और इतना साइकोलॉजिकली वो डिस्ट्रेस में हो, वो डिप्रेस हो, या वो इतनी एंग्जाइटी उसका लेवल इतना हाई हो कि आपको लग रहा हो कि जी इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी साइकोलॉजिकल इनपुट की नीड है। हाँ, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम ये समझ रहे हैं कि जी ये पेशेंट अगर आपके पास आया है तो ये कोई इसको किसी नफ्सियाती ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नहीं, पेशेंट को सुनना, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, कितना टाइम हुआ शादी को, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या पता उसकी डेली रूटीन लाइफ में उसके एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। आप देखा है हमारे जो सोसाइटी है उसमें स्मोकिंग कितनी बढ़ गई है, अल्कोहल इंटेक कितना बढ़ गया है। आप किसी भी कपल से जो आपके पास आ रहा है, आप अगर उसकी हिस्ट्री लेंगे तो हर दूसरा तीसरा मेल पार्टनर ये हिस्ट्री देगा, जी मैं स्मोकिंग भी करता हूँ, मैं अल्कोहल भी लेता हूँ, सिगरेट भी हो रहा है और तंबाकू और ये सारी चीज़ें, ही इज़ एडिक्टेड। तो इस चीज़ को देखना। नंबर 2 कि आपस की उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है।
ठीक है, बिकॉज अगर आपकी आपस में ही कंपैटिबिलिटी नहीं होगी मेल और फीमेल पार्टनर की, तब तक आप काउंसिल नहीं कर सकेंगे। दोनों का एक ही बात पे मुत्तफिक होना, अग्री होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड चीज़ आप ये देखें कि अगर वो आपके पास आ रहा है तो बज़ाते खुद उसकी डिज़ायर है कि दे वांट टू कंसीव, दे वांट अ चाइल्ड, या पीछे से फैमिली प्रेशर आ रहा है, सास, नंद, घर वाले उसको कह रहे हैं कि नहीं जी शादी हो गई है, हमें तो बच्चा चाहिए बिकॉज ऑफ द मेल, क्योंकि हम सिर्फ फीमेल फैक्टर्स को नहीं, हमने मेल फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना है। एंड यू आर वेरी राइट कि देयर इज़ एन एसोसिएशन, 30% फैक्टर्स आर देयर विच आर रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी। और अगर हम ये कहें कि आपको आपका जो पार्टनर जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपके हस्बैंड ही आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो एक औरत के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कूप अप विद ऑल दीज इनफर्टिलिटी इशूज़। एटलीस्ट अगर मेल पार्टनर की कंपैटिबिलिटी अपने फीमेल पार्टनर के साथ अच्छी है, तो इस चीज़ को वो समझ सकेगी कि ठीक है, अगर फैमिली के बाकी लोग नहीं समझ पा रहे तो एटलीस्ट माई हस्बैंड इज़ विद मी, ही कैन सपोर्ट मी एंड टुगेदर वी कैन डू थिंग्स। एग्जैक्टली, एक पूरा कहते हैं ना कि दिमाग अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि हमारी चलती फिरती ज़िंदगी का ताल्लुक ही हमारे दिमाग से है। तो एक पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस हम कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, दिमाग होता है। फिर अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, फिर उसके नीचे लेवल पे बात करते हैं तो ओवरीज होती हैं जो एग्स रिलीज़ करती हैं। तो एक पूरा एक्सेस होता है जो जिसका ताल्लुक इस चीज़ से होता है, वो हमारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है। और ज़ाहिर है अगर स्ट्रेस होगा तो एक पूरा जो एक एक्सेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पेशेंट जब आ रही होती है तो वो अपनी हिस्ट्री एक औरत खुद अपने ज़बान से बयान कर देती है ना, उसके प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का आपने नाम सुना होगा, आजकल तो हर दूसरी तीसरी बच्ची हमारे पास PCOS के साथ आ रही होती है। द इंसिडेंस इज एग्जैक्टली 50 to 55% in our population. Why? Because there is no any concept of lifestyle modification. हमें पता ही नहीं है lifestyle modification क्या है। पहले हम ये तो देखें कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उसको प्रेग्नेंट होने से रोक रहे हैं। सिर्फ एज हम करते रहते हैं, हम ये तो देखें कि क्या ओवरवेट तो नहीं है, वो अंडरवेट तो नहीं है, क्या उसके साथ कोई और मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, थायराइड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसका स्ट्रेस लेवल कितना है। क्योंकि अगर वो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में दे रही है कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, उसको पीरियड सही नहीं आ रहे होते, तो सबसे पहले तो हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। फर्टिलिटी तो बाद में आती है। जब वो प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट नहीं होगी जो कि उसके प्रेग्नेंट ना होने की वजह बन रही है, तो तब तक ये सोचना कि जी ये इनफर्टाइल है और इसको फॉरेन ट्रीटमेंट्स दे दो, तो ये मेरे ख्याल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास अर्ली कहते हैं ना कि सुबह उठना, सुबह की हवा लेना, वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, जब हम अपनी लाइफस्टाइल को ही बेहतर नहीं कर रहे तो फिर ज़ाहिर चीज़ें तो गलत ही तरफ जाएंगी। फिर दूसरी बात ये कि अगर वो आपके पास आई है, सबसे पहले आप ये तो पूछें कि उसकी डाइट में उसकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, कि वेदर शी इज़ टेकिंग अ हेल्दी डाइट और नॉट। उसकी डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही वो लेती जा रही है, प्रोटीन का इस्तेमाल किस रेशो में है, वेदर शी इज़ टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट को एक सर्टेन प्रोपोर्शन में डिवाइड करना होता है। क्या आयरन का इंटेक, कैल्शियम का इंटेक, फॉलिक एसिड का इंटेक उसकी लाइफस्टाइल में, उसकी डाइट में शामिल है या नहीं है, उसका वेट कितना है, वेदर द BMI इज़ अकॉर्डिंग टू द एज और नॉट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।